सलाम। तो आज हम शुरू करेंगे हमारा सेकंड क्लास। देखा जाए तो ये हमारा थर्ड क्लास है, लेकिन जो लास्ट क्लास था जिससे हमने बुक में पढ़ा था काफ़ी स्टूडेंट्स को मुश्किल हुई थी अंडरस्टैंड करने में, तो इसलिए हम फिर स्लाइड्स पे ही वापस स्विच हो गए। तो जो भी हमने कंटेंट कल पढ़ा वो सब हम वापस रिवाइज करेंगे और कुछ नई चीज़ें भी देखेंगे। मतलब पूरा जो चैप्टर 2 है उसको हम आज इंशाल्लाह ख़त्म कर लेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि डाटा ट्रांसमिशन जब आप करते हो, मतलब है कि जब आप डाटा सेंड करते हो एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पे, तो आपको क्या क्या चीज़ें देखनी होती है। सबसे पहले तो है आपका डाटा का डायरेक्शन, मतलब है कि किस डायरेक्शन में आपका डाटा जा रहा है। तो इससे मतलब ये है कि अगर मेरे पास फॉर एग्ज़ाम्पल दो कंप्यूटर्स है, कंप्यूटर ए या कंप्यूटर बी, तो मेरा जो डाटा है वो क्या कंप्यूटर ए टू बी जा रहा है या फिर कंप्यूटर बी टू ए जा रहा है। तो ये होती है डायरेक्शन। फिर मेथड क्या होता है, मतलब है कि हम किस तरीके से डाटा को सेंड कर रहे हैं। बहुत सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं, बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं, बहुत सारे एल्गोरिदम्स होते हैं, बहुत सारे अलग अलग चीज़ें होते हैं जिससे हम डाटा को ट्रांसमिट कर सकते हैं। बहुत अलग अलग तरीके होते हैं जिससे हम डाटा को सेंड कर सकते हैं या ट्रांसमिट कर सकते हैं बिटवीन टू और मल्टीपल डिवाइसेस। तो सिंक्रोनाइजेशन आखिरी चीज़ है। सिंक्रोनाइजेशन से मतलब क्या है कि दोनों कंप्यूटर्स ट्रैक कैसे करेंगे कि मैंने अभी तक कितना डाटा सेंड किया है और दूसरे कंप्यूटर को अभी तक कितना डाटा रिसीव हुआ है। और एक और चीज़ को भी ये ट्रैक करता है कि आपका जो डाटा है वो सही से आ रहा है, करप्ट तो नहीं हुआ है, मिसिंग तो नहीं है, टाइम पे आ रहा है, मतलब है कि वन बाय वन कंटिन्यूसली आ रहा है, या कहीं फंस गया है डाटा ट्रांसमिशन के अंदर। तो इन सारी चीज़ें को हम बोलते हैं सिंक्रोनाइजेशन। तो ये बेसिकली ये चेक करता है कि कितना डाटा और किस तरह से डाटा आपका सेंडर से जा रहा है और किस तरह से कितनी देर में आपका रिसीवर उसको रिसीव कर रहा है, उस डाटा को रिसीव कर रहा है। तो ये तीन चीज़ें देखा जाता है डाटा ट्रांसमिशन के अंदर। हम शुरू करते हैं डायरेक्शन से। सबसे पहले तो हम देखते हैं सिंप्लेक्स डाटा ट्रांसमिशन। अब सिंप्लेक्स डाटा ट्रांसमिशन सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन में ही हो सकती है। फॉर एग्जांपल सेंडर टू रिसीवर, समझो कि सेंडर है कंप्यूटर ए और रिसीवर होगी कंप्यूटर बी, तो सिर्फ और सिर्फ ए टू बी ही सेंड हो सकती है, वन बिट एट अ टाइम। वन बिट एट अ टाइम से मतलब क्या है कि एक ही बाइनरी डिजिट सेंड हो सकती है। और ये वजह ये है कि हम एक ही बाइनरी डिजिट को सेंड कर सकते हैं एट वंस, क्योंकि वायर हमारे पास सिर्फ एक ही मौजूद है। आप देख सकते हो इस इमेज के अंदर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही रेड वायर मौजूद है। इस एक रेड वायर, सिर्फ एक ही रेड वायर है, तो इस वजह से हम एक ही बिट को वन एट ए टाइम ट्रांसमिट कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक और भी हमारे पास लिमिटेशन है, और वो ये है कि हम ओनली एक डायरेक्शन में ट्रांसमिट कर सकते हैं। मतलब है कि कंप्यूटर ए है और कंप्यूटर बी है, कंप्यूटर ए रिसीवर है, सेंडर है, और कंप्यूटर बी रिसीवर है, तो कंप्यूटर ए ही सिर्फ सेंड कर सकता है डाटा कंप्यूटर बी को। कंप्यूटर बी किसी भी सूरत कंप्यूटर ए को कोई डाटा सेंड नहीं कर सकता है। तो ये एक मसला है सिंप्लेक्स डाटा ट्रांसमिशन के साथ। और एक और भी बात यह है कि डाटा जो है वो सिर्फ वन बिट एट अ टाइम ही सेंड हो सकता है। वन बिट एट अ टाइम का सेंड होने की वजह यह है कि हमारे पास वायर एक ही मौजूद है, क्योंकि एक ही वायर है इसलिए एक ही बिट वन एट अ टाइम सेंड हो सकता है। वन बिट एट अ टाइम से ज़्यादा, वन बिट से ज़्यादा आप सेंड नहीं कर सकते हो एक वायर के ऊपर। तो ये होती है सिंप्लेक्स डाटा ट्रांसमिशन। अब इसके बाद हमारे पास है हाफ डुप्लेक्स डाटा ट्रांसमिशन। तो ये सब हम डायरेक्शंस पे देख रहे हैं बाय द वे, कि मतलब सिंप्लेक्स जो है वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में हो सकता है, कंप्यूटर ए टू बी और वन बिट एट अ टाइम। फिर हाफ डुप्लेक्स में क्या होता है, हाफ डुप्लेक्स में दोनों डायरेक्शन में जा सकता है। कंप्यूटर ए भी सेंड कर सकता है कंप्यूटर बी को, और कंप्यूटर बी भी सेंड कर सकता है कंप्यूटर ए को, तो दोनों डायरेक्शंस पे हो सकता है। लेकिन वही लिमिटेशन है हमारे पास कि ओनली वन बिट एट अ टाइम ट्रांसमिशन हो सकती है। और इसका फिर से वही वजह है, एक ही वायर क्योंकि लगा हुआ है दोनों के बीच में, इसलिए वन बिट एट अ टाइम ही ट्रांसमिट हो सकता है। तो इस वजह से ये एक लिमिटेशन है। अब फुल डुप्लेक्स डाटा ट्रांसमिशन सबसे फास्टेस्ट वाला टेक्निक है। और फुल डुप्लेक्स डाटा ट्रांसमिशन में क्या होता है, आपके पास बहुत सारे वायर्स होते हैं, और ईच वायर में अगर आप एक बिट को सेंड करते हो तो जितने वायर्स है उतनी ज़्यादा बिट्स आप एक साथ सेंड कर सकते हो। तो क्योंकि यहाँ इस इमेज के अंदर, इस एग्जांपल के अंदर 8 वायर्स लगे हुए हैं, तो इसलिए वन बिट हर वायर में सेंड होगी। मतलब है कि 8 बिट्स टोटल, या 8 वायर्स की वजह से 8 बिट्स हम सेंड कर सकते हैं पर सेकेंड फॉर एग्जाम्पल। मतलब वन एट अ टाइम हम 8 बिट्स को हम सेंड कर सकते हैं एट वंस।
अगर हम फुल डुप्लेक्स डाटा ट्रांसमिशन को यूज़ करते हैं तो फिर हम 8 बिट्स एट अ टाइम को सेंड कर सकते हैं। और इसमें वो एडवांटेज भी मौजूद है जो हाफ डुप्लेक्स के अंदर भी है, और वो ये है कि हाफ डुप्लेक्स में जो आप ट्रांसमिट कर सकते हो A to B और B to A दोनों डायरेक्शंस, तो वो आप फुल डुप्लेक्स में भी कर सकते हो, दोनों डायरेक्शंस में होती है। और मल्टीपल बिट्स एट अ टाइम आप ट्रांसमिट कर सकते हो क्योंकि आपके पास मल्टीपल वायर्स मौजूद है। तो ये सबसे फास्टेस्ट टेक्निक है। अब एक बात देखने जैसी है, और वो ये है कि अगर हमारे पास ये हम इसके बाद देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है सीरियल डाटा ट्रांसमिशन। तो ये हमने अभी तक डायरेक्शंस देख लिया है कि हम A to B जा सकते हैं, B to A जा सकते हैं, कितने बिट्स एट अ टाइम सेंड कर सकते हैं। तो ये सब हमने डायरेक्शन को कवर कर लिया है। अब डायरेक्शन के बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है मेथड। तो अब मेथड को देखते हैं। तो ये है हमारा पहला मेथड, सीरियल डाटा ट्रांसमिशन मेथड। तो इस मेथड में सीरियल डाटा ट्रांसमिशन क्या होता है? सीरियल डाटा ट्रांसमिशन वो होता है जब आप डाटा को 1 बिट एट अ टाइम सेंड करते हो। तो जब आप हाफ डुप्लेक्स या सिंप्लेक्स डाटा ट्रांसमिशन करते हो तो 1 बिट एट अ टाइम ही आपका सेंड होता है। आप देख सकते हो यहाँ लिखा हुआ भी है 1 बिट एट अ टाइम, और यहाँ भी 1 बिट एट अ टाइम। मतलब है कि ये ओनली 1 बिट एट अ टाइम को सेंड कर सकता है क्योंकि एक ही वायर मौजूद है। तो ये दोनों मेथड्स, सिंप्लेक्स डाटा ट्रांसमिशन और हाफ डुप्लेक्स डाटा ट्रांसमिशन, ये दोनों मेथड्स जो है, ये दोनों डायरेक्शंस जो है, ये सीरियल डाटा ट्रांसमिशन मेथड का पार्ट है। और सीरियल डाटा ट्रांसमिशन क्या होता है? वो सारे डायरेक्शंस जिससे आप एक ही बिट पर आप एक ही बिट एट अ टाइम सेंड कर सकते हो, तो वो होती है सीरियल डाटा ट्रांसमिशन। तो इसलिए सिंप्लेक्स डाटा ट्रांसमिशन और हाफ डुप्लेक्स डाटा ट्रांसमिशन इस कैटेगरी के अंदर इंक्लूडेड है। दोनों सीरियल डाटा ट्रांसमिशन मेथड्स हैं। और इसके बाद हम अगर नेक्स्ट मेथड देखते हैं जिसमें फुल डुप्लेक्स आता है, तो वो है पैरेलल डाटा ट्रांसमिशन, जब आप मल्टीपल बिट्स को एक साथ सेंड कर सकते हो। तो इसके अंदर हम डायरेक्शन नहीं देखते, डायरेक्शन तो हमने उसमें देख ली, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स या फुल डुप्लेक्स। यहाँ तो हम सिर्फ और सिर्फ ये देख रहे हैं कि कितने बिट्स एट अ टाइम सेंड कर सकते हैं। तो यहाँ हम बेसिकली सिर्फ यही देख रहे हैं। हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ मेथड्स देख रहे हैं। तो ये है सीरियल डाटा ट्रांसमिशन, और अब हम देख रहे हैं पैरेलल डाटा ट्रांसमिशन। तो ये वही है जिससे फुल डुप्लेक्स जिस चीज़ से वर्क होता है, मल्टीपल बिट्स एट अ टाइम, क्योंकि मल्टीपल वायर्स है इसलिए मल्टीपल बिट्स एट अ टाइम सेंड हो सकता है। तो अगर 8 वायर्स हैं, इस एग्जांपल में 8 है, तो हम 8 बिट्स एट अ टाइम को सेंड कर सकते हैं। तो ये होती है पैरेलल डाटा ट्रांसमिशन। और फुल डुप्लेक्स डाटा ट्रांसमिशन पैरेलल डाटा ट्रांसमिशन की कैटेगरी के अंदर आती है। तो ये हमने देख ली सिंप्लेक्स डाटा ट्रांसमिशन और पैरेलल डाटा ट्रांसमिशन। अब दोनों में फ़र्क क्या है, हम कब किस चीज़ को यूज़ करें? अब सिंगल बिट ट्रांसमिशन, सीरियल डाटा ट्रांसमिशन होती है सिंगल बिट ट्रांसमिशन। तो सिंगल बिट ट्रांसमिशन या सीरियल डाटा ट्रांसमिशन स्लो होती है लेकिन ज़्यादा रिलायबल होती है। तो क्योंकि डाटा बहुत फास्ट नहीं आ रहा है, इसलिए उसका जो डाटा लॉस या डाटा करप्शन का जो परसेंटेज है कि यार ये तो करप्टेड हो जाएगा या फिर ये सही रहेगा, वो जो परसेंटेज है कि ज़्यादा चांस है करप्टेड होने का या कम चांस है करप्टेड होने का, वो परसेंटेज सीरियल डाटा ट्रांसमिशन में बहुत ही कम है। मतलब है कि बहुत ही कम चांस है कि हमारा सिग्नल्स करप्ट हो जाए या टूट जाए या मैसअप हो जाए या कोई भी ऐसी चीज़ हो जाए। तो सीरियल डाटा ट्रांसमिशन के अंदर ये मसला बिल्कुल भी नहीं है। तो इसलिए ये सूटेबल है लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए, जैसे फ़ोन लाइंस होती हैं। और फिर अगर हम बात करते हैं पैरेलल डाटा ट्रांसमिशन की, तो उसमें बहुत फास्ट होता है क्योंकि हम इतने सारे बिट्स एक साथ सेंड कर सकते हैं, इसलिए बहुत फास्ट होता है। सीरियल डाटा ट्रांसमिशन से कहीं ज़्यादा फास्ट होता है, लेकिन रिलायबिलिटी जो है वो काफ़ी कम हो जाती है। मतलब है कि बहुत ज़्यादा चांस है कि आपका डाटा करप्ट हो जाए, आपका डाटा अनसिंक्रोनाइज हो जाए, मतलब इस तरह के बहुत मसले हो सकते हैं। ज़्यादा फास्ट तो है लेकिन रिलायबल इतना नहीं है, इसलिए शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए पैरेलल डाटा ट्रांसमिशन वाले मेथड जैसे फुल डुप्लेक्स है वो सही रहता है। तो इसका एक एग्जांपल है, जो आपके कंप्यूटर के अंदर इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स है, जो भी आपके मदरबोर्ड्स है या जो भी कंप्यूटर के पास है, उन सब के बीच में फुल डुप्लेक्स ट्रांसमिशन, मतलब है कि यही क्या बोलते हैं इसको, पैरेलल डाटा ट्रांसमिशन, यही इस्तेमाल होती है कंप्यूटर्स के अंदर। और इसमें जो डायरेक्शन इस्तेमाल होती है वो होती है फुल डुप्लेक्स की, मतलब है कि दोनों तरफ हो सकती है, और मल्टीपल बिट्स एट अ टाइम, मतलब है कि पैरेलल डाटा ट्रांसमिशन। तो ये मेथड यूज़ होती है CPUs के अंदर। अब इसके बाद हम देखते हैं कुछ और मेथड्स ऑफ ट्रांसमिशन। तो ये है हमारे पास असिंक्रोनस डाटा ट्रांसमिशन।
अब सिंक्रोनस डाटा ट्रांसमिशन क्या होती है कि जब डाटा एक अग्रीड फॉर्मेट में सेंड होती है बिटवीन टू पार्टीज़ या बिटवीन मल्टीपल पार्टीज़, मतलब हम इसको वो कर देते हैं, कॉमन कर लेते हैं, सेंट इन एन अग्रीड फॉर्मेट बिटवीन पार्टीज़, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे जितने भी पार्टीज़ हो, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एन अग्रीड फॉर्मेट ऑफ ट्रांसमिशन। एक स्पेसिफिक तरीका है जो पार्टीज़ डिसाइड करते हैं कि हम इसी फॉर्मेट में ही कम्युनिकेट करेंगे, और वो जो कम्युनिकेटिंग की फॉर्मेट होती है वो उसमें कंट्रोल बिट यूटिलाइज होती है, जिससे डाटा जो है उसका कम चांस हो कि वो मिक्सअप हो जाए, और और जिस टाइमिंग से डाटा सेंड होता है उसको भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। अब इससे मेरा मतलब क्या है, यहाँ आप इस इमेज में देख सकते हो, अगर हम काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 बिट्स हमारे पास है, मतलब है कि 2 बाइट्स हमारे पास है। और इस स्पेसिफिक फॉर्मेट, ये जो हम अभी एग्जांपल देख रहे हैं, तो ये एक फॉर्मेट है डाटा ट्रांसमिशन का, असिंक्रोनस डाटा ट्रांसमिशन का। और इस एग्जांपल में हो क्या रहा है कि हमारा जो स्टार्टिंग बिट है और जो हमारा जो स्टॉपिंग बिट है, स्टार्टिंग बिट जब शुरू होता है तो हमारा जो ट्रांसमिशन है वो शुरू हो जाता है, फिर 16 बिट्स के बाद, मतलब है कि 2 बाइट्स के बाद वो फिर से स्टॉप हो जाता है। और ये जो स्टार्टिंग और स्टॉपिंग है, ये जो रूल है कि हर 2 बाइट्स या हर 16 बिट्स के बाद आपने स्टॉप करनी है, फिर उसके बाद आपने डाटा को चेक करनी है, और फिर उसके बाद आपको फिर से स्टार्ट करनी है। तो ये जितने भी रूल्स है और ये जो भी है, ये जो सब कंट्रोल होता है, ये सब असिंक्रोनस डाटा ट्रांसमिशन हैंडल करता है। और ये एक चीज़ को इस्तेमाल करता है जिसका नाम है कंट्रोल बिट, जो स्टार्टिंग और स्टॉपिंग का टाइमिंग और इस सबको कंट्रोल करता है कि स्टार्ट कब करनी है, स्टॉप कब करनी है, ये सब कंट्रोल होता है हमारा कंट्रोल बिट के साथ। तो ये हमने देख लिया असिंक्रोनस डाटा ट्रांसमिशन। और इसका अगर मैं एक एग्जांपल दूं तो इसका बहुत ही अच्छा एग्जांपल ये है कि अगर हम फॉर एग्जांपल कोई ऐसा मेथड को इस्तेमाल करना चाहते हैं जिसमें हमारा लॉस जो है वो कम से कम हो। अब जिस तरह फ़ोन में होता है, फ़ोन असिंक्रोनस डाटा ट्रांसमिशन नहीं है, क्योंकि उसमें अक्सर आपकी लाइन कट भी जाती है, सही से आवाज़ नहीं आती है। और अगर असिंक्रोनस डाटा ट्रांसमिशन को यूज़ कर रहा होता तो डेफिनेटली हमारे जो पैकेट्स है वो चेक होते हैं, जो हमारे बिट्स है वो चेक होते हैं कि हमारा कोई डाटा लॉस तो नहीं है, डाटा करप्शन तो नहीं है। तो क्योंकि फ़ोन लाइन में अक्सर आवाज़ कट जाती है, इसका मतलब है कि फ़ोन लाइन जो है वो सिंक्रोनस डाटा ट्रांसमिशन को यूज़ करते हैं, जो हम अभी देखेंगे। सिंक्रोनस डाटा ट्रांसमिशन का जो एक एग्जांपल है वो हो सकती है, फॉर एग्जांपल ये जो आप अपनी लोकल माइक के साथ करते हो, कि जब आप माइक में बात करके कंप्यूटर में भेज देते हो तो जो भी आप बोलोगे वो पिकअप तो हो गया। अब ये बात अलग है कि माइक का रेंज क्या है और वो सब, लेकिन अगर हम सिर्फ सिग्नल्स की बात करते हैं, सिग्नल्स बिल्कुल एक्यूरेट होंगे। जितना करीब हो गए, अगर आप इतना करीब हो गए कि माइक से सुनाई दे सके, तो फिर आपका कोई भी ऐसा करप्शन या सिग्नल का कोई ऐसा मसला नहीं आएगा। और इसका वजह यह है कि आपका जो माइक है वो असिंक्रोनस डाटा ट्रांसमिशन को इस्तेमाल करती है, जिसकी वजह से कोई सिग्नल लॉस या कोई ऐसा मसला नहीं आता है। तो इसलिए हमारा जो माइक है, जिस माइक में मैं अभी बात कर रहा हूँ, जिस माइक में आप अभी बात कर रहे हो हेडफोन्स पे आपके पास मौजूद है घर में, वो सब असिंक्रोनस डाटा ट्रांसमिशन को यूज़ करते हैं अगर वो कंप्यूटर में से मतलब रिकॉर्ड कर रहे हैं और सब कर रहे हैं। अगर यही माइक एक फ़ोन लैंडलाइन के अंदर अटैच हो जाती है, अब लैंडलाइन में भी तो माइक तो है ना जिससे आप बात करते हो, तो वो जो माइक है वो माइक सिंक्रोनस डाटा ट्रांसमिशन को फॉलो करता है, क्योंकि उसमें ऑब्वियसली कोई चेकिंग नहीं है। तो ये डिपेंड करता है, डिवाइस पे भी डिपेंड करता है, सिग्नल का बैंडविड्थ पे भी डिपेंड करता है, इस पे भी डिपेंड करता है कि कितना उसका बैंडविड्थ क्या, मतलब है कि कितना बिट्स या कितना बाइट्स एक साथ सेंड हो सकते हैं। तो ये जो हमने देखी फुल डुप्लेक्स और हाफ डुप्लेक्स या सिंप्लेक्स और पैरेलल, तो पैरेलल डाटा ट्रांसमिशन जो होती है उसका बैंडविड्थ ज़्यादा होता है बनिस्बत सिंप्लेक्स डाटा ट्रांसमिशन का। बैंडविड्थ क्या होती है, कितने बिट्स या कितने बाइट्स हम एक साथ सेंड कर सकते हैं, तो उसको हम बोलते हैं बैंडविड्थ। तो ये मैंने आपको एक ऐसी एग्जांपल दे दी। तो ये एक एग्जांपल सिंक्रोनस डाटा ट्रांसमिशन का। और एक और भी चीज़ हम यहाँ देखते हैं, सिंक्रोनस डाटा ट्रांसमिशन। तो ये वही है जो मैं अभी बोल रहा था कि जिस तरह जब आप फ़ोन लाइन पे बात करते हो तो आप सिंक्रोनस डाटा ट्रांसमिशन को इस्तेमाल करते हो, जिससे बस एक कंटिन्यूस स्ट्रीम ऑफ बिट्स जाती है, मतलब एक समय कोई कंट्रोलिंग नहीं होती है, कोई स्टार्ट बिट, कोई स्टॉप बिट, कोई कंट्रोल बिट, कोई ऐसी चीज़ नहीं होती है, चेकिंग भी नहीं होती है, बस डाटा चलता ही रहता है। तो उसको हम बोलते हैं सिंक्रोनस डाटा ट्रांसमिशन। इसको बोलते हैं हम कंटिन्यूअस डाटा ट्रांसमिशन। और इसका जो टाइमिंग है वो कैसे होता है, वो कंप्यूटर का इंटरनल क्लॉक को यूटिलाइज करता है। जिस तरह हम सिंक्रोनस डाटा ट्रांसमिशन में स्टार्ट और स्टॉप बिट्स की इस्तेमाल करते हैं ताकि हम ट्रैक कर सकें हर चीज़ को, इसी तरह ही सिंक्रोनस डाटा ट्रांसमिशन में हम
हम डाटा का टाइमिंग को ट्रैक करते हैं कंप्यूटर का इंटरनल क्लॉक के साथ। कंप्यूटर्स के अंदर भी एक इंटरनल क्लॉक मौजूद है और उस क्लॉक के मुताबिक ही सारा डाटा सेंड होता है, अगर वो सिंक्रोनसली काम करता है तो। अगर असिंक्रोनसली काम कर रहा है तो फिर तो वो अपना एक फॉर्मेट से कम्युनिकेट करेगा जो भी डिसाइडेड हुआ है बिटवीन पार्टीज़। अच्छा, फिर हम ये देखते हैं एक और मेथड है डाटा को ट्रांसमिट करने का। अब ये जो हमने चीज़ें देखे ये तो एल्गोरिदम्स है या प्रोटोकॉल्स बोले जाएं। अब ये हम देखते हैं यूएसबी, एक फ़िज़िकल हार्डवेयर की पीस है जो हम इस्तेमाल करते हैं। तो यूएसबी होती क्या है? यूएसबी का मतलब है यूनिवर्सल सीरियल बस, और ये एक डिवाइस होती है जिससे आप डाटा को ट्रांसमिट कर सकते हो सिंक्रोनसली एंड असिंक्रोनसली, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। ये चूज़ करता है कि सिंक्रोनसली ट्रांसमिट करनी है या असिंक्रोनसली। यूएसबी जो होती है उसके अंदर आपके पास 4 वायर्स लगे हुए होते हैं, या मैं उसको एक गोल्डन पैड भी कह सकते हैं। अब देख सकते हो इधर हमारे पास कुछ गोल्डन चीज़ें इधर हमें दिख रहा है। अगर आप अभी अपना यूएसबी को निकालो, इसी तरह ही अगर आपके पास कोई यूएसबी केबल पड़ा हुआ है तो आप देख सकते हो। तो ये जो हमारे पास 4 गोल्डन पीसेस है या वायर्स या पैड्स हैं, ये हमारे वो इलेक्ट्रिकल पीसेस होते हैं जिससे वाकई में वो डाटा ट्रांसफ़र होता है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ हमारे पास इस तरह के 4 पीसेस या 4 वायर्स मौजूद है। ये हमारे असली यूएसबी के वायर्स हैं। तो हमारा जो सबसे राइट वाला है वायर है जो आप इधर देख सकते हो, और सबसे लेफ़्ट वाली वायर जो है वो आप इधर देख सकते हो। तो जो 2 सबसे बड़ी वाली है, जो एक बिल्कुल राइट पे और एक बिल्कुल लेफ़्ट पे है, ये दोनों वायर्स पॉजिटिव और नेगेटिव का चार्ज को कंट्रोल करता है। मतलब है कि इलेक्ट्रिक चार्ज, मतलब इलेक्ट्रिसिटी पॉजिटिव नेगेटिव में होती है तो इसी तरीके से ही कंट्रोल करेगा। फिर जो हमारे पास मिडिल में दो वायर्स मौजूद है वो है डाटा ट्रांसमिशन के लिए, कि इसके थ्रू डाटा जो हमारी असली डाटा है वो ट्रांसमिट होती है। तो हमारे जो बीच के 2 गोल्डन पैड्स या गोल्डन वायर्स है वो होती है डाटा ट्रांसमिशन के लिए, और जो हमारी बिल्कुल राइट और बिल्कुल लेफ़्ट पे जो वायर्स है बड़े वाले प्लस और माइनस के लिए, वो इस्तेमाल होती है पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए। मतलब एक पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, इस तरह बैटरी काम करता है तो वही पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इन दोनों के थ्रू जाता है। तो ये है ये हमने इधर देख ली कि यूएसबी कैसे चलता है। अब हम इधर ये भी देख सकते हैं कि यूएसबी के बेनिफिट्स क्या है और ड्रॉबैक्स क्या है। तो हम 5 चीज़ें को देखते हैं। अब सबसे पहले तो यूएसबी बेनिफिट्स। तो जब भी आप एक डिवाइस को प्लग इन करते हो कंप्यूटर के अंदर, मतलब यूएसबी डिवाइस, तो वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट हो जाता है और जो ड्राइवर्स है वो ऑटोमेटिकली अपलोड हो जाता है। फिर उसके बाद जो आपके कनेक्टर्स हैं वो एक ही तरफ फिट हो सकते हैं। मतलब है कि अगर आप उल्टा लगाने जाओ तो कनेक्ट होगा ही नहीं। आप खुद ट्राई भी कर सकते हो, आपका यूएसबी सिर्फ एक ही तरीके से ही कनेक्ट होगा। अगर आप उल्टा कनेक्ट करने की कोशिश करोगे तो नहीं कनेक्ट होगा। तो ये एक फ़ायदा है कि आपके डिवाइसेस जो भी आप प्लग इन करते हो वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट हो जाते हैं और उसके जो ड्राइवर्स होते हैं वो ऑटोमेटिकली अपलोड हो जाते हैं। और फिर उसका सेकंड बेनिफिट ये है कि कनेक्टर सिर्फ एक ही जगह में फ़िट हो सकता है, एक ही तरीके से ही फ़िट हो सकता है। तो आप उल्टी तरीके से फ़िट नहीं कर सकते हो, उल्टा करके आपने अंदर लगा दी, ऐसा नहीं हो सकता है। क्योंकि आपके पास एक ऊपर एक छोटी सी चीज़ है वाइट कलर की या ब्लू कलर की या जो भी कलर है उसका, तो उसकी वजह से आप उसको उल्टा इंसर्ट कर ही नहीं सकते हो। वरना जो प्लास्टिक के जो पीसेस हैं वो दोनों स्टॉप करते हैं अंदर जाने से। तो इस वजह से आप इस तरह से नहीं ट्रांसमिट कर सकते हो, इस तरह से आप नहीं कनेक्ट कर सकते हो यूएसबी को, आप उल्टा नहीं कनेक्ट कर सकते हो। लेकिन फिर इसका एक डिसएडवांटेज भी ये है कि जो मैक्सिमम यूएसबी का केबल लेंथ है वो 5 मीटर्स है। मतलब है कि 5 मीटर से ज़्यादा यूएसबी केबल आप इस्तेमाल कर ही नहीं सकते हो। सॉरी, मेरा माइक हिल गया था। अगर आप कोई ऐसा केबल बना भी लेते हो जो 5 मीटर से ज़्यादा बड़ा है तो भी उसमें आपका जो डाटा ट्रांसमिशन है वो सही से होगा नहीं, आपके पास बहुत ही सारे मतलब मसले आएंगे। तो इसलिए 5 मीटर्स मैक्सिमम लेंथ है जो वाकई में यूजेबल बोला जाए यूएसबी के लिए। लेकिन जितना लंबा लेंथ होता जाता है उतना ही उसका स्पीड भी कम होता है, रेट ऑफ ट्रांसफ़र जिसको बोलते हैं वो भी कम होता जाता है। और या फिर हमारे पास एक तीसरी भी चीज़ है, यूएसबी एक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड हो गई है। मतलब है कि हर कोई इस्तेमाल करता है और हर जगह इस्तेमाल होती है। तो ये एक इसकी तीसरी बेनिफिट। हमने अभी तक 3 बेनिफिट्स और एक ड्रॉबैक देखी है। फिर एक और बेनिफिट, सेवरल डिफरेंट डाटा ट्रांसमिशन रेट्स आर सपोर्टेड। अब ट्रांसमिशन रेट से मतलब क्या है कि किस स्पीड में आपका डाटा ट्रांसमिट हो रहा है, किस स्पीड में आपका डाटा सेंड हो रहा है। तो वो स्पीड जो है, ये जो स्पीड्स होते हैं ये बॉड रेट्स में कैलकुलेट होते हैं। इनका जो कन्वर्जन होता है, इनका जो यूनिट होता है, जिस तरह सेकेंड्स होता है, मिनट्स होता है, आवर्स होता है, सेंटीमीटर होता है, इंचेस होता है, तो इसी तरीके से ही जो ट्रांसमिशन रेट्स का या डाटा सेंडिंग रेट्स का जो एक यूनिट होती है वो होती है बॉड, BAUD, बॉड रेट्स।
तो बॉड रेट्स आपकी कुछ भी हो सकती है, आपकी 86,400 हो सकती है, 500,000 हो सकती है, 2,000 हो सकती है, 500,000 हो सकती है। तो ये जो भी मैं आपको वैल्यूज़ दे रहा हूँ, आई थिंक जहाँ तक मुझे पता है ये सारे वैल्यूज़ बाइट्स में हैं। तो इस वजह से बाइट्स में या फिर मे भी हो सकता है, हाँ सॉरी, ये बिट्स में मौजूद है। तो 86,400 बिट्स। तो ये जो भी मैं आपको वैल्यूज़ दे रहा हूँ ये सब पर सेकंड में होता है। 86,400 बॉड रेट का मतलब है 86,400 बिट्स पर सेकंड। तो ये होती है बॉड रेट। और इसका एक ड्रॉबैक भी यही है, ये हम अपना दूसरा ड्रॉबैक देख रहे हैं कि जो मैक्सिमम ट्रांसमिशन रेट है वो 500 मेगाबिट्स पर सेकंड है। और 500 मेगाबिट्स पर सेकंड को अगर आप कन्वर्ट करो नॉर्मल बिट्स के अंदर, तो मेरे ख्याल से ये आई थिंक मिलियंस या फिर बिलियंस, मतलब करोड़ों या फिर ये अरबों के अंदर जाती है। तो इतने बिट्स पर सेकंड आप ट्रांसमिट कर सकते हो, लेकिन ये इसका मैक्सिमम स्पीड है। इससे ज़्यादा आप कर ही नहीं सकते हो। इससे ज़्यादा अगर आपको स्पीड चाहिए तो आपको दूसरे मेथड्स को इस्तेमाल करनी पड़ेगी। और ये हमने देख ली हमारी दूसरी डिसएडवांटेज, और हमने अभी तक 4 एडवांटेजेस देख लिया है या 4 बेनिफिट्स देख लिया है, 2 ड्रॉबैक्स देख लिया है। अब हम आखिरी एडवांटेज देखते हैं। न्यूअर यूएसबी स्टैंडर्ड्स आर बैकवर्ड कंपैटिबल विद ओल्डर यूएसबी स्टैंडर्ड्स। मतलब है कि हमारे जो यूएसबी के वर्जन्स होते हैं, यूएसबी के अभी मेन 3 वर्जन्स इस्तेमाल होती है, 1.1, 2.0, 3.0। तो 1.0, 1.1 जो है, 1.1 सबसे पुराना वर्जन है जो आजकल इस्तेमाल होती है। उससे भी पुराने वाले हैं, लेकिन जो आजकल इस्तेमाल होती है जो सबसे पुराना है वो 1.1 है। तो 1.1 आजकल किसी कंप्यूटर में है ही नहीं, मतलब बहुत ही पुराने कंप्यूटर्स में होगा। लेकिन आजकल के जैसे अगर आप 2010 या 2005 के बाद कोई भी कंप्यूटर लो तो मेरे ख्याल से नहीं कि उसके अंदर कोई USB 1.1 की पोर्ट होगी। उसके बाद सिर्फ और सिर्फ USB 2.0 ही इस्तेमाल होती है। तो USB 1.1 बहुत ही पुराना है, उसका ट्रांसमिशन रेट भी काफ़ी स्लो है। उसका जो डाटा लूजिंग रेट है कि मतलब वो लूज़ हो सकता है या आपका जो डाटा है वो क्या बोलते हैं, करप्ट हो सकता है। तो ये इसका जो चांसेस है वो काफ़ी ज़्यादा है 1.1 में। फिर USB वर्जन 2.0 सबसे कॉमन वाला है, मोस्ट प्रॉब्ली आपके कंप्यूटर्स में भी लगा हुआ होगा, सबके कंप्यूटर्स में लगा हुआ होगा। तो वो सबसे कॉमन वाली है, तो वो USB 1.1 से कहीं ज़्यादा बेहतर है। तो उसमें जो आपके डाटा के चांसेस है कि वो करप्ट हो जाए या मिसिंग हो तो वो बहुत ही कम है, मतलब काफ़ी कम हो जाता है 1.1 से कंपेयर करो तो। लेकिन फिर जो लेटेस्ट स्टैंडर्ड है वो है USB 3.0। तो USB 3.0 जो है वो सबसे नया वर्जन है, काफ़ी लोग के पास नहीं है लेकिन बहुत से लोग के पास है भी। अगर आपने कोई ऐसा लैपटॉप या कंप्यूटर लिया है 2019 के बाद या हो सकता है 18 के बाद, तो आपको 1 या 2 पोर्ट्स मिला होगा जिसमें USB 3.0 इस्तेमाल होगी। तो वो सबसे लेटेस्ट वर्जन है। उसका जो डाटा का जो लूजिंग रेट्स है या एरर रेट्स है या जो भी इस तरह के रेट्स है वो सबसे कम है दूसरे सारे वर्जन से कंपेयर करो तो, और इसका स्पीड भी सबसे अच्छा है। तो ये हमने देख ली 3 ड्रॉबैक्स और 5 बेनिफिट्स USBs की, कि क्यों इस्तेमाल करना चाहिए और क्यों नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। तो अब उसके बाद ये मेरे ख्याल से मैंने एक्सीडेंटली यहाँ रिपीट में यहाँ अटैच कर ली। अब यहाँ जाते हैं हम सिंक्रोनाइजेशन पे। तो सिंक्रोनाइजेशन हमारी तीसरी टॉपिक हम शुरू कर रहे हैं। तीसरी टॉपिक से मेरा मतलब ये है कि यहाँ अगर हम देखें तो हमारे पास टोटल 3 मेन फैक्टर्स है जिससे हम कंसिडर करते हैं जब हम डाटा को ट्रांसमिट करते हैं। हमने डायरेक्शन को भी कवर कर ली, मेथड को भी कवर कर ली। अब आखिरी चीज़ है हमारे पास सिंक्रोनाइजेशन। तो सबसे पहला मेथड है हमारा डाटा सिंक्रोनाइजेशन का, पैरिटी चेकिंग। अब मैं एक दफ़ा फिर से बता दूं कि डाटा सिंक्रोनाइजेशन है क्या। जब आप एक पार्टी से दूसरी पार्टी पे डाटा ट्रांसमिट करते हो, अब उन दोनों के बिटवीन डाटा को ट्रांसमिट करते हो, तो होता क्या है कि आपका जो पैरिटी चेकिंग होती है वो एक सिंक्रोनाइजेशन एल्गोरिदम को इस्तेमाल करती है, जिससे चेक होती है कि आपका डाटा चेंज तो नहीं हुआ है या करप्ट तो नहीं हुआ है। तो ये होती है सिंक्रोनाइजेशन मेथड। वो चेक करती है कि आपका जो डाटा है वो चेंज तो नहीं हुआ है, करप्ट तो नहीं हुआ है, कोई ऐसा चीज़ तो नहीं हुआ है। तो आपने नोटिस किया होगा कि ये जो जिस चीज़ के बारे में मैं अभी बात कर रहा हूँ ये काफ़ी ज़्यादा मिलता जुलता है सिंक्रोनाइज डाटा ट्रांसमिशन पे, एसिंक्रोनस डाटा ट्रांसमिशन से, कि इसमें कोई ना कोई ऐसा फॉर्मेट होता है या कोई ना कोई ऐसी चीज़ होती है जिससे आप डाटा को ट्रैक कर सकते हो और आप देख सकते हो कि वो मिक्सअप तो नहीं हुआ है, वो कोई एरर्स तो नहीं है डाटा के अंदर। तो बिल्कुल सही बात है, ये जो हमारे पास जितने भी सिंक्रोनाइजेशन के मेथड्स होते हैं, तकरीबन जितने भी हमारे पास हैं, वो सब सिर्फ और सिर्फ असिंक्रोनस डाटा ट्रांसमिशन में ही इस्तेमाल होते हैं। तो इसलिए ये गेस काफ़ी सही है। तो यहाँ हम देखते हैं कि पैरिटी चेकिंग हमारा सबसे पहला मेथड है सिंक्रोनाइजेशन का। तो ये कैसे वर्क होती है। अब पैरिटी चेकिंग जो है वो एक एल्गोरिदम है।
एल्गोरिदम इसका बेसिक मतलब ये है कि ये एक ऐसा फॉर्मूला है या एक ऐसा इक्वेशन है जिससे हम चेक कर सकते हैं कि डाटा जो हमारी डाटा है वो चेंज हुई है या करप्ट हुई है। तो हम इस सब को चेक कर सकते हैं पैरिटी चेकिंग के साथ। तो 2 टाइप्स ऑफ पैरिटी चेकिंग होती है, इवन पैरिटी चेकिंग और ऑड पैरिटी चेकिंग। अब इवन पैरिटी चेकिंग जो होती है वो ये चेक करता है कि आपके पास जितने भी वंस है क्या वो सारे वंस जो है वो क्या इवन है। तो इसका एग्जांपल मैं इस तरह से दे देता हूँ कि हमारे पास ये एक बाइट मौजूद है। इस बाइट के अंदर अभी फ़िलहाल 7 बिट्स मौजूद है, जो हमारी आखिरी बिट है वो मिसिंग है। तो ये जो मिसिंग बिट है ये हमारी पैरिटी चेक या पैरिटी बिट बोली जाती है। तो इसके अंदर अगर हम देखें तो हम यहाँ कौन से नंबर डालेंगे। अब सबसे पहले तो देखेंगे हम कौन सा पैरिटी चेक को इस्तेमाल करें, इवन पैरिटी चेक या ऑड पैरिटी चेक। अभी हम इस्तेमाल करते हैं इवन पैरिटी चेक। इवन पैरिटी चेक क्या करता है, वो ये देखता है, वो मेक श्योर करता है कि जो भी आप जितने भी आपके पास वंस है, अभी हमारे पास कितने वंस हैं 1 2 3 4, हमारे पास 4 वंस है इस बाइट के अंदर फ़िलहाल। तो जितने भी वंस है वो एक इवन नंबर होनी चाहिए। तो अगर मैं यहाँ 1 डालूँगा तो टोटल नंबर ऑफ वंस जो है वो 5 हो जाएगा। 5 एक अनइवन नंबर है, मतलब एक ऑड नंबर है। तो इस वजह से इवन पैरिटी चेक जो है वो फेल हो जाएगी। तो इसलिए कोशिश ये होगी कि हम यहाँ कोई ऐसा नंबर लगा ले जिससे हमारा टोटल नंबर ऑफ वंस इस पूरे बाइट के अंदर इवन नंबर हो। तो यहाँ हमारे पास ऑलरेडी एक इवन नंबर मौजूद है 1 1 1 1, हमारे पास 4 वंस मौजूद है, 4 एक इवन नंबर है। तो इसलिए अगर हम यहाँ 1 डालेंगे तो ये तो हो जाएगा 5 5 एक ऑड नंबर है, मतलब है कि हमारा चेक फेल हो जाएगा। अब चेक को पास करने के लिए हमें यहाँ 0 लगानी पड़ेगी। अगर हम यहाँ 0 लगा लेते हैं तो हमारी जो इवन चेक है वो यहाँ पास हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास टोटल इस पूरे बाइट के अंदर सिर्फ और सिर्फ 4 वंस ही मौजूद है और 4 ये जो नंबर है 4 एक इवन नंबर है। इवन नंबर होने की वजह से ये कोई मसला कॉज नहीं करेगा, इसलिए हमारा पैरिटी चेक जो है वो पास होगा। अब एक आखिरी पैरिटी चेक हम अभी देखते हैं, ऑड पैरिटी चेक। ऑड पैरिटी चेक क्या करता है, ये मेक श्योर करता है कि जो हमारे पास ऑड नंबर्स हैं, जितने हमारे पास वंस है वो एक ऑड नंबर में हो। मतलब है कि हमारे पास यहाँ फिर से वही बात है, हम देखेंगे कितने वंस है, तो हमारे पास यहाँ टोटल 4 वंस हैं। अब अगर हम यहाँ 0 लगा लेंगे जिस तरह हमने इवन पैरिटी चेक में किया था, तो हमारा जो ऑड पैरिटी चेक है वो फेल हो जाएगी, क्योंकि ये देखता है कि हमारे पास कितने नंबर ऑफ वंस है और वो नंबर ऑफ वंस ऑड होना चाहिए। तो यहाँ हमारे पास अभी 4 वंस है, मतलब है कि 4 एक इवन नंबर है। फिर जो हमारे पास आखिरी वाली बिट होगी, ये आखिरी बिट जो है अगर ये 0 होगी तो इवन हुई, और अगर ये 1 हो गई तो ये ऑड हुई। तो ऑड अगर हम इसको करते हैं तो हमारे पास फिर यहाँ 5 वंस हो जाती है, और 5 जो है वो एक ऑड नंबर है, मतलब है कि हमारी ऑड पैरिटी चेक पास हो जाएगी। तो इसलिए ऑड पैरिटी चेकिंग में यहाँ 1 डालेंगे और इवन पैरिटी चेकिंग में यहाँ 0 डालेंगे। तो ये है पैरिटी चेकिंग का मेथड। तो अगर ये नंबर्स रिवर्स हुआ है कि यहाँ इवन पैरिटी चेकिंग के अंदर अगर हमने यहाँ 0 की बजाय 1 लगा दी तो 5 वंस हो गए, 5 एक अनइवन नंबर है, लेकिन हम चेक कर रहे हैं इवन पैरिटी चेकिंग मेथड के थ्रू। तो फिर उसमें क्या होगा कि ये जो हमारा चेक है ये फेल हो जाएगा, मतलब है कि जो हमारा डाटा है ये डिस्कार्डेड हो जाएगा। डिस्कार्डेड का एक और भी वर्ड है ट्रंकेटेड, मतलब है कि हमारा डाटा एक तरह से फेंक दिया जाएगा। तो हमारा फिर किसी काम का नहीं रहा, क्योंकि ये जो चेक है ये इसको चेक करता है कि हमारा डाटा सही तो है। तो क्योंकि हमारा ये जो नंबर है पैरिटी चेकिंग का, ये जो बिट है, क्योंकि ये गलत आया, इसलिए ये अज्यूम करेगा कि हमारा जो बाइट है वो गलत है, इसलिए वो उसको फेंकेगा और फिर से सेंडर को बोलेगा कि आप मुझे ये वाला बाइट फिर से भेजो। तो ये हमने देखी पैरिटी चेकिंग। अब हम देखते हैं एक और सिंक्रोनाइजेशन की मेथड जिसका नाम है ARQ या ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट। तो ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट जो होती है वो भी एक सिंक्रोनाइजेशन एल्गोरिदम है या एक सिंक्रोनाइजेशन फार्मूला है या इक्वेशन है, जिससे हम चेक कर सकते हैं कि हमारी जो डाटा है वो करप्ट तो नहीं हुई है ट्रांसमिशन के बाद। तो ARQ क्या होती है? ARQ का मतलब ही है ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट, राइट? मतलब है कि ऑटोमेटिकली रिपीट करता है, इससे ये हमें समझ आती है। तो ये किस तरह से रिपीट करता है, ये एग्जैक्टली करता क्या है, यहाँ आप देख सकते हो इस डायग्राम के अंदर हमारे पास है ट्रांसमीटर, ठीक है, और यहाँ हमारे पास है रिसीवर। अब ट्रांसमीटर आप समझो कि ये हमारी सेंडर है और रिसीवर है हमारी रिसीवर। तो यहाँ हमारे पास ट्रांसमीटर में मतलब ये सेंडर है हमारा और हमारे पास यहाँ रिसीवर है। तो हमारी जो ट्रांसमीटर है वो फॉर एग्जांपल डाटा सेंड कर लेता है। तो डाटा सेंड करने के बाद रिसीवर जो है, रिसीवर उसको एक्सेप्ट करेगा
और उसके बाद रिसीवर को क्या करनी पड़ेगी, उसको एक मैसेज भेजनी पड़ेगी सेंडर को, और उसको ये बतानी पड़ेगी कि मैंने आपका डाटा को रिसीव कर लिया है। इसको हम बोलते हैं एक्नॉलेजमेंट मैसेज। तो उसको ये एक्नॉलेजमेंट मैसेज सेंड करनी पड़ेगी, या ACK एक्। तो इस एक् को या एक्नॉलेजमेंट मैसेज को सेंड करनी पड़ेगी इन अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टाइम। तो अगर इस फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टाइम के अंदर उसने जवाब नहीं दी, रिसीवर ने जवाब नहीं दी सेंडर को कि हाँ मैंने आपकी डाटा रिसीव कर लिया है, तो बाय डिफ़ॉल्ट फिर से सेंडर जो है वो डाटा भेजेगा, वही वाला बाइट या वही डाटा वापस भेज देगा, क्योंकि जो रिसीवर है हमारा वो जवाब उसने नहीं दिया। तो जवाब नहीं देने की वजह से वो अज्यूम करेगा कि ये डाटा लॉस हुआ है, मतलब है कि डाटा उसने रिसीव नहीं किया है, तो चलो फिर मैं फिर से भेज देता हूँ। तो इसलिए सेंडर वो डाटा फिर से भेजेगा। अब इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है इस ग्राफ के अंदर। समझो कि मैं बाइट नंबर 1 ट्रांसमिट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये मेरी सेंडर है, ये मैंने इसको सेंड की और रिसीवर ने उसको रिसीव कर ली। उसने ACK मतलब एक एक्नॉलेजमेंट मैसेज को सेंड कर ली बैक टू द सेंडर। तो फिर सेंडर ने दूसरी बाइट को सेंड कर ली रिसीवर को। तो जब रिसीवर ने वो दूसरी बाइट को रिसीव कर ली, तब उसने फिर से एक एक्नॉलेजमेंट मैसेज भेज दी, और ये सारे एक्नॉलेजमेंट मैसेज उसने भेजी इन द टाइम गिवन। फॉर एग्जांपल 5 सेकंड का टाइम आपका दिया हुआ है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, 5 सेकंड का टाइम दिया हुआ है। तो यहाँ आपके पास अगर 5 सेकंड का ही टाइम दिया हुआ है, तो फिर उसमें उस 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको वो जवाब देनी पड़ेगी, रिसीवर को वो जवाब देनी पड़ेगी सेंडर को, वरना अगर नहीं देगा तो फिर वो डाटा डिस्कार्ड हो जाएगा, फेंक दिया जाएगा, और फिर सेंडर फिर से वही डाटा भेजेगा। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि जब हमने पहला बाइट भेजा तो इसने एक एक्नॉलेजमेंट रिस्पॉन्स दी, मतलब है कि सेंडर को पता चल गया कि रिसीवर ने ये बाइट को करेक्टली रिसीव कर ली, कोई मसला नहीं है। तो रिसीवर क्या करेगा, रिसीव करने के बाद सेंडर तो चलो सेंड करेगा, लेकिन रिसीवर क्या करेगा, वो एक्नॉलेजमेंट मैसेज या ACK मैसेज भेजने से पहले चेक करेगा कि ये जो डाटा है ये डाटा सही भी है, क्योंकि इसका मेन यही मकसद है ना कि हम चेक करें कि हमारे डाटा में कोई एरर्स तो नहीं है, हमारा डाटा में कोई मसले तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि हमारा डाटा मतलब प्रॉपर नहीं है, उसमें कोई मसले हैं। तो उस सब को चेक करने के बाद वो एक्नॉलेजमेंट मैसेज वापस भेजेगा सेंडर को। तो यहाँ हमारे पास पहला बाइट है, रिसीवर ने रिसीव कर ली, चेक करने के बाद उसने एक्नॉलेजमेंट भेज दी सेंडर को, फिर सेंडर ने दूसरी बाइट भेजी, तो उसने उसको रिसीव कर ली, चेक कर ली, और फिर उसके बाद उसने एक्नॉलेजमेंट मैसेज को सेंड करके ट्रांसमीटर फिर उसके बाद सेंडर को उसने वापस भेज दी। तो सेंडर ने फिर उसके बाद तीसरा बाइट को सेंड की रिसीवर को। तो रिसीवर ने फिर उसके बाद, जब आप इधर देख सकते हो यहाँ फेल लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है कि सेंडर ने जब तीसरा बाइट सेंड की तो रिसीवर ने उसको रिसीव कर ली, लेकिन फॉर एग्जांपल अगर 5 सेकंड का टाइम दिया हुआ है कि 5 सेकंड के अंदर एक्नॉलेजमेंट मैसेज देनी है, तो उसने वो एक्नॉलेज मैसेज नहीं भेजने की वजह से सेंडर ने ये समझा कि मतलब टाइम आउट होगी, तो हो गई। तो मतलब है कि जो हमारी सेंडर है उसने सोचा होगा कि यार ये इस टाइम के अंदर तो आया नहीं, ये जो एक्नॉलेजमेंट मैसेज आना चाहिए था, मतलब है कि हमारा रिसीवर को मेरा डाटा नहीं मिला होगा। तो क्योंकि रिसीवर को मेरा डाटा नहीं मिला है, इसलिए मैं उसको फिर से भेज देता हूँ। इसलिए आप इधर देख भी सकते हो कि जब एक् रिक्वेस्ट आता है और फिर उसके बाद जब तीसरा बाइट भेजता है सेंडर, तो जब रिसीवर उसको रिसीव करता है और फिर उसके बाद उसने वो नहीं भेजता है एक्नॉलेजमेंट मैसेज, तो ऑटोमेटिकली सेंडर उसको वापस तीसरा बाइट भेज देता है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ 3 के बाद हमारे पास फिर से 3 होता है, तो ये वापस रिपीट करता है। फिर उसके बाद जब वो रिसीव करता है, तो रिसीव करने के बाद वो एक् मैसेज सेंड करता है, तो इस दफ़ा उसने सेंड कर ली। तो सेंड करने के बाद सेंडर को वापस जवाब मिल गई, तो फिर उसके बाद उसने 4th बाइट सेंड कर ली, फिर 5th बाइट, फिर 5th बाइट पे फिर से यही मसला हुआ कि 5th बाइट पे रिसीवर ने जवाब नहीं दी एक्नॉलेजमेंट मैसेज के साथ। तो इसलिए समझो कि 5 सेकंड का टाइम आउट लगा हुआ है, तो 5 सेकंड के बाद सेंडर ने फिर से वही डाटा भेजी, तो इसलिए यहाँ 5 फिर से लिखा हुआ है। फिर उसके बाद रिसीवर ने उसको रिसीव कर ली, और इसी तरह ये पूरा पैटर्न चलता रहेगा जब तक पूरा ट्रांसमिशन सारा डाटा नहीं सेंड हुआ होगा, तब तक ये पूरा प्रोसेस चलता रहेगा। तो ये है ARQ या आर्क। अच्छा, तो अब हम देखते हैं चेकसम। तो चेकसम क्या होती है कि चेकसम्स एक और सिंक्रोनाइजेशन मेथड है, जिस तरह हमने पहले भी देखे हैं।
तो ये एक और मेथड है जिससे हम चेक कर सकते हैं कि हमारी जो डाटा है वो करप्ट तो नहीं हुई है, चेंज तो नहीं हुई है ड्यूरिंग ट्रांसमिशन या आफ्टर ट्रांसमिशन। तो चेकसम एक और मेथड है इसी चीज़ को ही चेक करने के लिए। तो जब हम डाटा को ट्रांसमिट करते हैं यूजिंग चेकसम सिंक्रोनाइजेशन, तो चेकसम ही हमारी एक सिंक्रोनाइजेशन मेथड है। जब हम इसके थ्रू चेक करते हैं तो जो हमारी डाटा होती है वो ब्लॉक्स में सेंड होती है विद एन एडिशनल वैल्यू कॉल्ड द चेकसम। इसका मतलब क्या है कि जब हम डाटा को ट्रांसमिट करते हैं यूजिंग चेकसम सिंक्रोनाइजेशन, तो जो डाटा होती है वो ब्लॉक्स में सेंड होती है। फॉर एग्जांपल मुझे एक मिसाल दे रहा हूँ, मुझे फॉर एग्जांपल बहुत सारे डाटा ट्रांसमिट करना है। फॉर एग्जांपल मुझे बहुत ही ज़्यादा डाटा को ट्रांसफ़र करना है और ईच ब्लॉक के अंदर मेरे पास 1 बाइट मौजूद है, ठीक है। तो 1 बाइट का मतलब है 8 बिट्स, ठीक है। अब चेकसम वैल्यू किस तरह से होता है कि अब अगर हम इसको देखें 2 टू द पावर ऑफ 8, क्योंकि 1 बाइट होता है 8 बिट्स, मतलब है कि 2 टू द पावर ऑफ 8। तो इसका जो डेसिमल वैल्यू बनता है वो बनता है 255, ठीक है। तो अगर हमारा वैल्यू जो है टोटल डाटा वैल्यू के, फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर इस बाइट के अंदर जितना भी डाटा मौजूद है, अगर उस सब को कैलकुलेट कर लेते हैं और उस सब का जो वैल्यू बनता है वो अगर 255 से इक्वल है या उससे कम है तो फिर वो उसके अंदर फिट हो सकती है। तो जो भी हमारी डाटा की टोटल वैल्यू हो जाएगी वो ही उसका चेकसम होगा। फॉर एग्जांपल 255 मैक्सिमम वैल्यू है, हमारा डाटा का टोटल अमाउंट हुई फॉर एग्जांपल 162, तो हमारी जो चेकसम है वो भी 162 ही होगी। अगर हमारा 254 है, 254 हमारा जो डाटा का अमाउंट है वो है 254 और हमारा टोटल मैक्सिमम जो हमारा चेकसम वैल्यू हो सकता है वो फॉर एग्जांपल है 255, तो फिर भी हमारा जो 254 है वो 255 के अंदर फिट हो जाएगी। मतलब है कि हमारा चेकसम वैल्यू भी यही होगी 254। और इसका आखिरी एक एग्जांपल, अगर हमारा डाटा का जो टोटल वैल्यू है वो है या टोटल अमाउंट जो है वो 255 है और हमारा मैक्सिमम चेकसम वैल्यू भी 255 ही है, तो क्योंकि हमारा जो क्राइटेरिया है वो है लेस देन और इक्वल, लेस देन और इक्वल। इन दिस केस ये यहाँ इक्वल है, तो यहाँ भी ये चीज़ हो सकती है कि हमारा जो डाटा का वैल्यू है वो इस चेकसम वैल्यू के अंदर आ जाए, क्योंकि दोनों का जो लेंथ है वो सेम है 255, तो इसलिए चेकसम वैल्यू भी 255 ही बनेगी। अब अगर ऐसा हो कि फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा वैल्यू है 256, ठीक है, लेकिन मेरा जो मैक्सिमम वैल्यू जो इसके अंदर जो फिट हो सकती है वो है 255, लेकिन मेरा डाटा का जो टोटल साइज़ या वैल्यू बन रहा है वो तो है 256। तो अब क्या करें? अब हमें इस एल्गोरिदम को इस्तेमाल करेंगे जो हम यहाँ राइट के ऊपर देख सकते हैं। तो अब हम इसको इस्तेमाल करेंगे। तो अगर सब अपने कैलकुलेटर्स को निकाल दें तो अब हम यहाँ इस पे ही इसको फॉलो करेंगे कि अब क्योंकि हमारा टोटल वैल्यू ऑफ द डाटा, जितना भी हमारे पास डाटा है उसका जो टोटल वैल्यू है वो टोटल वैल्यू क्योंकि हमारा चेकसम का लेंथ में फिट नहीं हो सकता है। हमारा चेकसम का लेंथ क्या है? जितना हमारे पास डाटा एक ब्लॉक के अंदर अवेलेबल है वो ही है हमारा चेकसम का लेंथ। हम एक ब्लॉक में 1 बाइट सेंड कर रहे हैं। 1 बाइट का मतलब है 2 टू द पावर ऑफ 8, मतलब है कि 255। तो हमारा चेकसम का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 255 हो सकती है, लेकिन हमारा डाटा जो है वो फॉर एग्जांपल है 256। तो अब हम क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ इसके अंदर फिट नहीं हो सकती है, अब हमारे पास ये फॉर्मूला है जिसको हम एग्जीक्यूट करेंगे। तो डिवाइड द सम x ऑफ द बाइट्स बाय 256। डिवाइड द सम से मतलब हमारा क्या है? सम से बिल्कुल यही मतलब है कि जैसे हमारा फॉर एग्जांपल जो भी हमारा डाटा है उस सबको जब हम ऐड करते हैं तो जो हमारा वैल्यू बनता है वो होती है x। तो ये जो x की वैल्यू होती है, ये x की वैल्यू हमारी वो वैल्यू होती है जिसको हम देखते हैं। तो इन दिस केस हमारा ये वैल्यू 256 ही है, एज़ मैंने अभी मेंशन की। तो ये वैल्यू जो है वो 256 ही है। तो 256 डिवाइडेड बाय 255, 256 डिवाइडेड बाय 256। तो 255 हमारी मैक्सिमम चेकसम वैल्यू है और जो मतलब एक बाइट के अंदर जो फिट हो सकती है वो 255 है और हमारा टोटल अमाउंट ऑफ डाटा है 256। तो अब हम क्या करेंगे, हम अपना टोटल अमाउंट ऑफ डाटा मतलब 256 को हम डिवाइड करेंगे 256 से ही। तो जो भी हमारा वैल्यू होगा, चाहे हमारा टोटल अमाउंट ऑफ डाटा 1200 ही क्यों ना हो, हम उसको डिवाइड करेंगे 256 से।
तो अब हम करते हैं 256 डिवाइडेड बाय 256। हमारा टोटल अमाउंट ऑफ डाटा है 256 और अब हम इसको 256 से डिवाइड कर रहे हैं, तो ज़ाहिर सी बात है कि हमारा जो आंसर आएगा वो 1 आएगा। अब राउंड द आंसर टू द नियरेस्ट होल नंबर। ऑलरेडी एक होल नंबर में आउटपुट आई है तो इसका आंसर होगा 1, तो अब y का वैल्यू बन गई है 1। अब हम करेंगे y मल्टीप्लाई बाई 256, y है हमारा 1, तो अब हम उसको करेंगे 256 1 मल्टीप्लाई बाई 256, उसका आंसर 256 ही आता है। मतलब है कि जो हमारे z का वैल्यू है वो है 256, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, कैलकुलेट द डिफरेंस। मतलब है कि z का वैल्यू हमारे पास है 256 इस सारा कैलकुलेशंस करने के बाद, और हमारा जो ओरिजिनल अमाउंट ऑफ टोटल डाटा है वो भी 256 ही है। तो अब हम दोनों को माइनस करेंगे, तो जो हमारे पास वैल्यू बचेगा वो होगा 256 माइनस 256, मतलब है कि 0, मतलब है कि हमारा फाइनल वैल्यू 0 है। तो हमारा जो चेकसम है वो भी 0 ही होगी। तो अगर हम इसको सही से देखते हैं तो क्योंकि हमारा एक बाइट के अंदर 255 ही फिट हो सकती है और हमारा चेकसम जो है उसमें कोई मतलब जगह ही मौजूद नहीं है। अगर हमारा 255 टोटल फिलअप हो रही है तो टोटल फिलअप होने की वजह से हमारे पास कोई जगह ही नहीं बचता है। तो जगह ना बचने की वजह से हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि हम यहाँ चेकसम के अंदर ज़ीरो डालें। तो इसलिए हम इसके अंदर अभी ज़ीरो डालेंगे क्योंकि कोई अमाउंट ही नहीं मौजूद है। अगर हम पूरा बाइट में 255 को डाल सकते हैं तो इसमें एक पार्ट होगी चेकसम की और एक पार्ट होगी असली डाटा की। तो अगर डाटा का ही पार्ट पूरा 255 ले रहा है तो फिर तो हमें यहाँ ज़ीरो ही लगाना पड़ेगा। तो 255 प्लस ज़ीरो हो गई 255, मतलब है कि हमारा चेकसम वैल्यू हो गई 0। तो ये होती है चेकसम सिंक्रोनाइजेशन। तो आप इसको खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हो तो आपको और भी समझ आ जाएगी। सबसे पहले हम अपना डाटा का ब्लॉक लेते हैं। फॉर एग्जांपल ईच ब्लॉक में हम ट्रांसमिट कर रहे हैं 2 बाइट्स। तो अब नया एग्जांपल की बात कर रहा हूँ। 2 बाइट्स, 2 बाइट्स का मतलब है 16 बिट्स। तो हमारा जो टोटल नंबर ऑफ़ डाटा है वो होगी अब 255 अगर हमारा वैल्यू है एक बाइट के लिए, तो हमारा जो दूसरा बाइट का वैल्यू होगा वो होगी एक और 255, मतलब है कि 255 प्लस 255। तो 2 बाइट्स मतलब है कि 16 बिट्स का जो हमारा वैल्यू आता है वो आता है 510, ठीक है। तो 510 हमारा टोटल वैल्यू है। अब हम फिर से वही करेंगे, हमारा डाटा कितना है, हमारा चेकसम कितना है। तो अगर हमारा डाटा है फॉर एग्जांपल 324, तो 510 माइनस 324, फिर उसका वैल्यू जो बचता है वो है 186। तो 186 हमारा चेकसम का वैल्यू है। तो 186 क्या 324 186 के अंदर फिट हो सकती है? नहीं हो सकती है। तो इसलिए हम ये फॉर्मूला लगाएंगे। लेकिन अगर उल्टा है, हमारा डाटा का वैल्यू है 186 लेकिन हमारा चेकसम है 324, फिर उसके बाद अगर हम देखते हैं 186 फिट हो सकती है 324 के अंदर, मतलब है कि हमारी चेकसम की वैल्यू डायरेक्टली 186 ही हो गई है। तो ये है हमने देख लिया है चेकसम सिंक्रोनाइजेशन। अब हम एक आखिरी ये एक और तरह का सिंक्रोनाइजेशन मेथड, ये हमारा आखिरी वाला है, इसको हम बोलते हैं एको चेक। तो जब सेंडर सेंड करता है डाटा रिसीवर को और जब वो चेक करना चाहता है कि ये डाटा करप्ट तो नहीं हुआ है या चेंज तो नहीं हुआ है, तो फिर क्या होता है कि जब आप डाटा को सेंड करते हो, जब सेंडर सेंड करता है डाटा को रिसीवर को, तो जब रिसीवर उसको रिसीव करता है तो उसको वापस भेजता है सेंडर को, और फिर एक और दफ़ा सेंडर चेक करता है कि डाटा में कोई मसला तो नहीं है, और अगर कोई मसला नहीं है तो फिर जो हमारा डाटा है उसमें वो इवैल्यूएट करता है कि हाँ हमारे डाटा में कोई एरर्स नहीं है। तो अगर वो वापस भेजता है और कोई एरर्स नहीं आता है तो सेंडर और रिसीवर दोनों यही समझते हैं कि डाटा में कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर कोई मसला है, कोई चेंजेस हैं, मतलब तो उसका मतलब फिर ये होता है कि डाटा में कुछ चेंजेस आई है। तो सेंडर जब ओरिजिनली डाटा को सेंड करता है रिसीवर को, जब रिसीवर उसको रिसीव करके वापस भेज देता है, तो उसके दौरान अगर कोई भी चेंजेस हुई तो सेंडर जो है वो उसको रिकग्नाइज़ करेगा। तो रिकग्नाइज़ करने की वजह से अगर उसने रिकग्नाइज़ की कि हाँ कोई चेंजेस मौजूद है तो फिर वो उसको ड्रॉप करेगा, मतलब है कि जो भी डाटा है उसको ड्रॉप करेगा, गार्बेज में फेंकेगा, और फिर से वो उस बाइट को या बिट को या जो भी डाटा सेंड कर रहा है वो उसको फिर से भेज देगा। तो ये हमने देख ली 4 टाइप्स ऑफ सिंक्रोनाइजेशन। अब हमने तीनों चीज़ें कवर कर लिया है, डायरेक्शन, मेथड एंड सिंक्रोनाइजेशन, जो डाटा ट्रांसमिशन के जो 3 कोर मतलब चीज़ें होती है जो हम देखते हैं। अब उसके बाद हम कुछ इंटरनेट टेक्नोलॉजीज़ के चीज़ें देखते हैं। ISP क्या होती है? ISP का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर।
ISPs का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, वो आपको इंटरनेट एक्सेस देता है। फॉर एग्जांपल PTCL है या स्टॉर्म फाइबर है या कोई भी ऐसी कंपनी है, तो वो आपको इंटरनेट से प्रोवाइड करती है, वो आपको इंटरनेट प्रोवाइड करती है। तो इन सारे कंपनीज़ को हम बोलते हैं ISPs या इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स। और यूजुअली ये जो कंपनीज़ है ये आपको एक मंथली फ़ी चार्ज करते हैं इंटरनेट एक्सेस के लिए। 2500 रुपये हर महीना, 3500 रुपये हर महीना, 1000 रुपये हर महीना, 500 रुपये हर महीना, और फिर उसी के हिसाब से वो आपको स्पीड देते हैं और बैंडविड्थ भी देते हैं। उसी के हिसाब से जितना पे करोगे उतना ही ज़्यादा स्पीड और बैंडविड्थ मिलेगी। तो ISPs जो होते हैं वो आपको अपने नेटवर्क में ऐड करते हैं बाय सेटिंग अप योर यूज़र अकाउंट यूजिंग अ यूज़र नेम, पासवर्ड एंड ईमेल एड्रेस। इसका मतलब क्या है कि अगर आपने रजिस्टर की फॉर एग्जांपल PTCL के साथ और वो अगर आपको ऐड करना चाहते हैं सिस्टम के अंदर, तो फिर क्या होगा, वो आपका यूज़र नेम ऐड करेंगे, वो आपके लिए एक यूज़र नेम बनाएंगे सिस्टम के अंदर, पासवर्ड बनाएंगे और अपना ईमेल आपका ईमेल एड्रेस भी लिंक करेंगे। तो ये सब करने की वजह से फिर आप ऐड हो जाओगे उनका पूरा सिस्टम के अंदर, मतलब है कि आपको वाईफाई मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये कुछ कंपनीज यहाँ दिया हुआ है, मेरे ख्याल से ये जितने भी है ये या तो सिर्फ US के हैं या फिर मतलब वेस्ट के कंपनीज़ है। AT&T, वेरिजॉन, इनसाइट, मीडियाकॉम, क्वेस्ट, सरनलिंक, वाइल्ड ब्लू, वाइन स्ट्रीम, फ्रंटियर, कॉमकास्ट, कॉक्स, ऑप्टिमम ऑनलाइन एट्सेट्रा, बहुत सारे कंपनीज़ हैं। तो ये बहुत सारे कंपनीज़ हैं जो वेस्ट के में इस्तेमाल होती है, जो इंटरनेट को प्रोवाइड करता है। तो ये सारे ISPs हैं। अब हम देखते हैं इंटरनेट टेक्नोलॉजीज़ में एक और भी चीज़, IP एड्रेसेस क्या होती है। IP एड्रेसेस का फुल फॉर्म है, IP का जो फुल फॉर्म है वो है इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो IP एड्रेस का मतलब है इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस या IP एड्रेस। तो IP एड्रेसेस जो होती है वो एक 32 बिट नंबर होती है। तो यहाँ हमारे पास 4 पार्ट्स हैं, 172, 16, 254 और 1। तो हमारे पास इस IP एड्रेस में 4 पार्ट्स हैं और ईच पार्ट के अंदर जो है हमारे पास वो डिवाइड हुआ होता है 8 बिट्स में। तो हमारे चारों पार्ट्स को अगर आप प्लस करो तो 8, 8, 8, 8, तो टोटल 32 बिट्स बनता है। मतलब है कि 4 बाइट्स, मतलब है कि एक IP एड्रेस 4 बाइट्स की होती है, मतलब है कि 32 बिट्स की होती है। और IP एड्रेसेस जो होती है वो एक तरह से वो एक आइडेंटिफिकेशन नंबर होती है जो आप इस्तेमाल करते हो जब भी आप वेब पे ब्राउजिंग करते हो। तो जब भी आप एक वेबसाइट के ऊपर जाते हो तो वेबसाइट आपका IP एड्रेस देख सकता है। तो ये एक आइडेंटिफिकेशन है एक तरह से, जिस तरह की आपकी ID होती है, जिससे आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि आप कौन हो। इस पूरे इंटरनेट के अंदर कितने बिलियंस ऑफ यूज़र्स होंगे, कितने अरबों खरबों यूज़र्स होंगे इंटरनेट के ऊपर। तो आपको आइडेंटिफाई करने के लिए ये IP एड्रेस इस्तेमाल होती है। तो जो नेम्स आप इस्तेमाल करते हो वेबसाइट्स पे जाने के लिए, फॉर एग्ज़ाम्पल PIIC.org या husaingokal.tech, husaingokal.tech या कोई भी और वेबसाइट, google.com, तो ये सारे वेबसाइट के जो नाम हैं ये एक्चुअली नाम नहीं होते, इनके पीछे में IP एड्रेस लगा हुआ होता है। तो ये जो IP एड्रेसेस आपके होते हैं, ये IP एड्रेसेस बेसिकली आपके नंबर्स होते हैं और जो आप नाम लिखते हो वो उसमें ट्रांसलेट हुआ होता है, उसको हम बोलते हैं DNS रिकॉर्ड्स। मतलब है कि हमारा ये जो नाम है जब हम इसको एंटर करते हैं वेब ब्राउज़र के ऊपर तो ये ट्रांसलेट होता है IP एड्रेस के अंदर, और फिर ये IP एड्रेस जब आप एंटर करते हो तो फिर आप वेबसाइट के ऊपर पहुंच जाते हो। तो ये होता है इसका पूरा तरीका, जिस तरह से आप वेब ब्राउजिंग करते हो तो उसमें भी इसी तरीके से ही सब होता है। तो ऐसा भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है कि आप डायरेक्टली इस कोई भी IP एड्रेस को आप टाइप कर लो इंटरनेट के ऊपर, तो फिर आप बजाय नाम टाइप करने का आप डायरेक्टली अगर आप IP एड्रेस को टाइप करो तो फिर क्या होगा कि आपका जो IP एड्रेस है वो आपको उसी वेबसाइट के ऊपर ही ले जाएगा। तो वही बात है, हमारा जो नाम है वो ट्रांसलेट होती है इस IP एड्रेस के अंदर, जो हमारी IP एड्रेस होती है वो आपको असली वेबसाइट के ऊपर ले जाती है। तो अब हम देखते हैं HTTP और HTTPS। तो HTTP का मतलब है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल और HTTPS का मतलब है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर जो आपके पास एंड में लगा हुआ होता है, उसका मतलब ये है कि आपका जो भी कनेक्शन है वेबसाइट के साथ वो सिक्योर है। अब ये है क्या HTTPS और HTTPS और HTTP, ये मैंने इसको गलत लिखा है, HTTP एंड HTTPS और प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, अ सेट ऑफ रूल्स। ये कुछ रूल्स होते हैं जो आपको फॉलो करनी पड़ती है जब भी आप इंटरनेट के ऊपर डाटा को ट्रांसफ़र करते हो या जब भी आप ब्राउजिंग करते हो। तो जब भी आप डाटा को ट्रांसफ़र करते हो ओवर HTTP फॉर एग्जांपल, तो ओवर HTTP जब आप करते हो तो यूजुअली जो आपका डाटा ट्रांसमिशन का रेट होती है वो ज़्यादा फास्ट होती है।
तो ये मैंने यहाँ नीचे ही पॉइंट लिखा है, HTTPS इज़ यूजुअली स्लोअर देन HTTP, मतलब है कि HTTP HTTPS से ज़्यादा फास्ट होता है, लेकिन इतना सिक्योर नहीं होता है। सिक्योर से मतलब क्या है कि जो हमारे अगर आप फॉर एग्जांपल क्रेडिट कार्ड परचेजिंग कर रहे हो अमेज़ॉन से या कोई ऐसी चीज़ से, तो अगर कोई ऐसा वेबसाइट हो अमेज़ॉन की तरह जिस पे HTTPS ना हो, तो फिर उसमें मसला ये होता है कि जब भी आप अपना क्रेडिट कार्ड डिटेल्स या कोई भी डिटेल्स डालते हो तो काफ़ी सारे चांसेस हैं कि आपका डाटा जो है वो चुरा दिया जाए एक तरह से। तो इसलिए HTTPS को इस्तेमाल करना चाहिए। सेंसिटिव डाटा जब भी आप एंटर करते हो वेबसाइट में, तो मेक श्योर करना चाहिए कि आपका जो वेबसाइट है वो सिक्योर तो है, मतलब है कि HTTPS इस्तेमाल कर रहा हो, HTTP नहीं इस्तेमाल कर रहे हो। तो ये एक्स्ट्रा सिक्योर का लेयर होना चाहिए। ये एक्स्ट्रा सिक्योर का लेयर या एस का ये जो लेटर है ये कैसे आ जाता है, ये कुछ एक्स्ट्रा ऐप्स को इस्तेमाल करने से आती है। इनका एक एग्जांपल है SSL सर्टिफिकेट। तो जब आप SSL सर्टिफिकेट को इस्तेमाल करते हो वेबसाइट के साथ, तो आपका कनेक्शन HTTPS से HTTPS बन जाती है। लेकिन HTTPS थोड़ा ज़्यादा स्लो होता है HTTP से, लेकिन मोस्ट वेबसाइट्स के लिए इतना मैटर भी नहीं करता है, क्योंकि उसका जो स्पीड होता है वो बहुत ही माइनर डिफरेंस होता है, तो इसलिए इतना मैटर ही नहीं करता है। लेकिन HTTPS थोड़ा ज़्यादा स्लोअर है HTTP से, क्योंकि ये जो एक्स्ट्रा एप्लीकेशंस को इस्तेमाल कर रहा है, जैसे SSL सर्टिफिकेट्स सिक्योरिटी को इन्हेंस करने के लिए, बढ़ाने के लिए, तो इसलिए उसमें फिर थोड़ा स्लोनेस तो आ ही जाएगा। जब भी तो आपका बैंकिंग की सारी चीज़ें इतने स्लो होते हैं, उनमें इतना सिक्योरिटी होता है, लेकिन सिक्योरिटी होने की वजह से स्लो भी होता है, क्योंकि इतने सारे ऑथेंटिकेशंस, इतने सारे चेक्स और सब होते हैं कि टाइम लग ही जाता है। अब हम यहाँ आखिरी चीज़ देख लेते हैं, इंटरनेट टेक्नोलॉजीज़, वेब ब्राउज़र्स। अब वेब ब्राउज़र्स क्या होती है, वो आपके कुछ सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिससे आप वेब को सर्फ कर सकते हो और आप वेब पेजेस को डिस्प्ले कर सकते हो अपनी स्क्रीन के ऊपर। जिस तरह आप क्रोम यूज़ करते हो, मोजिला फायरफॉक्स, एज, सफारी। मैं अभी इस्तेमाल कर रहा हूँ ब्रेव ब्राउज़र, ये एक ब्राउज़र है, तो अभी मैं इसको इस्तेमाल करता हूँ। आप जो भी इस ब्राउज़र को इस्तेमाल करते हो वो सब इसमें इंक्लूडेड है। तो ये सारे वेब ब्राउज़र्स मतलब अलग अलग कंपनीज़ हैं, अलग अलग फ़ीचर्स हैं, लेकिन ये जितने भी वेब ब्राउज़र्स हैं वो सबका पर्पस तो एक ही है, वेब को ब्राउज़ करना, वेबसाइट्स पे जाना, वेबसाइट्स को व्यू करना, इन सब का पर्पस एक ही है। अब वेबसाइट्स जो है वो HTML कोड के अंदर लिखा जाता है। HTML का मतलब क्या है, हमने लास्ट क्लास में आई थिंक कवर किया था। HTML का मतलब है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो HTML कोड जो होती है उसमें वेबसाइट लिखा हुआ होता है, और वेब ब्राउज़र इस HTML कोड को अंडरस्टैंड कर सकता है। तो जो भी आपके पास कोड होता है वो अंडरस्टैंड हो सकती है वेब ब्राउज़र्स के थ्रू। तो HTML से आप वेबसाइट लिखते हो, और ब्राउज़र्स जो होते हैं वो इस HTML कोड को अंडरस्टैंड करते हैं, और अंडरस्टैंड करके वो करते क्या है, अंडरस्टैंड करने के बाद वो उसको ट्रांसलेट करते हैं टेक्स्ट के अंदर, इमेजेस के अंदर, वीडियोस के अंदर, साउंड के अंदर, और भी जितने भी चीज़ें आपके होते हैं वेबसाइट के ऊपर, उस सब के अंदर ट्रांसलेट करता है, और फिर ट्रांसलेट करके जो भी हमें दिखता है वो उसका ट्रांसलेटेड वर्जन होती है। तो ये होता है वेब ब्राउज़र का पर्पस। अब एक URL जो होती है, URL से मतलब जो भी आप सर्च करते हो, फॉर एग्जांपल HTTPS google.com। तो ये जो मैंने अभी बोला, इसमें आपके पास 3 पार्ट्स मौजूद हैं। सबसे पहले आपका प्रोटोकॉल से मतलब क्या है, HTTPS जो आपके पास होती है या HTTP जो आपके पास होती है, ये आपकी प्रोटोकॉल मानी जाती है कि कितना सिक्योर है, कितना फास्ट है। तो HTTPS या HTTP या HTTPS कौन सा प्रोटोकॉल इस्तेमाल कर रहे हो, तो वो सबसे पहले देखा जाता है URL के अंदर। फिर उसके बाद वेबसाइट का नाम, फॉर एग्जांपल google.com या eaonline.net। और फिर उसके बाद आपके पास आखिर में होती है वेब पेज से आपका मतलब क्या है कि कौन सा पेज पे आप जा रहे हो। फॉर एग्जांपल अगर आप इस वेबसाइट के ऊपर जाओ ea-online.net/ और फिर आप इनमें से कोई नाम लिखो, होम, कॉन्टैक्ट या अबाउट, तो ये आपके वेबसाइट के पेजेस होते हैं या वेबसाइट के पार्ट्स होते हैं। तो एक वेबसाइट URL के अंदर आपके पास मेन यही 3 पार्ट्स होती है। तो आज का क्लास यहाँ ख़त्म होता है। तो आज हमने काफ़ी सारी चीज़ें को कवर की। हमने लास्ट क्लास की भी काफ़ी चीज़ें को रिवाइज़ की जो हमने बुक से पढ़ा था। तो यहाँ हमारे पास अब यही रह गया है चैप्टर 3 एंड ऑनवर्ड्स। तो हमने अभी तक चैप्टर 2 को ख़त्म कर लिया है। तो अभी हमारे पास टोटल आई थिंक 7 चैप्टर्स या 6 चैप्टर्स बाकी है। आई थिंक 7 चैप्टर्स ही बाकी है। तो उनमें से एक जो है वो थोड़ा प्रैक्टिकल है और बाकी 6 जो है वो थियरेटिकल है, जिस तरह ये वाला है। तो इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तो आज का क्लास में जो भी हमने लर्न किया है उस सबको ज़रूर रिवाइज़ कर लो, ताकि फिर नेक्स्ट क्लास में परेशानी ना हो। तो इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट क्लास से कंटिन्यू कर लेते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।